नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपको नई नई जानकारी हम देते हैं। क्या कुछ हो रहा है कृषि क्षेत्र में, किस तरीके से विस्तार और विकास चल रहा है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और साथ ही बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे व मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे अधिक तत्व प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना बेहद जरूरी है। मुर्गी पालन के लिए और बहुत सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए, जैसे मुर्गी पालन के स्थान से निकट बाजार की स्थिति व मुर्गी उत्पादन की मांग प्रमुख है। मुर्गी पालन के स्थान मांस व अंडे की खपत वाले स्थान के पास हो तो ज्यादा ठीक रहता है। बाड़े की ऊंचाई अधिक शुष्क जगह पर बनानी चाहिए। आवागमन की सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। स्वच्छ व शुद्ध जल के साथ बिजली का भी प्रबंध होना चाहिए। साथ ही बाड़े में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तापमान भी लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रखें। भारत में चूजों की 4 उन्नत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बैबकॉक, हाई लाइन बोवंस और लोहमैन प्रमुख हैं। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में पानी और दाना दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन व ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26-27% कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। साथ ही कम समय में 3 से 4% कैल्शियम की उचित मात्रा दें, ताकि अंडे के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी ज्यादा हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा व चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वे अंडे देने लायक नहीं रह पाती। कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
किसान बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और हमारे कामयाब किसानों से। ऐसे ही एक सफल, कामयाब और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान हैं जिनका नाम है चिंतला वेंकट रेड्डी। जी हाँ, अगर इनकी बात की जाए, बाकी किसानों से हटकर ये जो खेती करते हैं फलों की खेती, और उसमें भी अंगूर की खेती, जो इनके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। इसके ज़रिए ना सिर्फ इन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया, बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनको भी ये संदेश दिया कि कैसे एक किसान परंपरागत फसलों के मुकाबले फलों की खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W. बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जिस प्रकार जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर प्रगतिशील किसान के लिए आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जाना आपने कितनी संभावनाएं हैं बागवानी क्षेत्र में या फलों की खेती की हम बात करते हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी वेंकटा रेड्डी जी की तरह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और नई उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा।
और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर दी है। इसके ज़रिए जो उद्देश्य है ना सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि करना बल्कि उनकी फसल जो है उसका उन्हें उचित मूल्य भी दिलाना, और ये जिम्मेदारी होती है जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं उनकी। इसके लिए सरकार ने हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। आइए देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 5,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं। विशेष जीन्स या जीन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमत में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है। इन्हें A2 पद्धति, A2+, FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद एमएसपी प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड एमएसपी नाम
हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। जबकि वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने का नाम शामिल है। 6 सालों में कितना बढ़ा 868 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.35%। मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल से 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 41.22%। सरसों 3100 रुपए प्रति क्विंटल से 4650 रुपए क्विंटल, बढ़त 50%। सोयाबीन 2550 रुपए प्रति क्विंटल से 3880 रुपए क्विंटल, बढ़त 52.15%। मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल से 5275 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 31.87%। चना 3175 रुपए क्विंटल से 5100 रुपए क्विंटल, बढ़त 60.62%। अरहर 4350 रुपए प्रति क्विंटल से 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। उड़द 4350 रुपए प्रति क्विंटल से 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। मूंग 4600 रुपए प्रति क्विंटल से 7196 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला जी ने कहा कि जिस तरीके से एमएसपी की घोषणा की गई है और उसमें दलहनी और तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित किया गया है, इसका उद्देश्य यही कि हम जो हैं आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ें और ख़ासतौर से जो हमारे तिलहनी जिन्सों की बात की जाए, जो आयात पर हमारी निर्भरता है उसको इसके तहत कम किया जा सकेगा। आज़ादी के बाद पहली बार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये पहली बार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस मद पे जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से सारे इश्यूओं को अनुसंधान करते हुए ये पाया गया कि हमारे देश में किसानों के उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने में, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में, संग्रह करके रखने में, गोडाउन के, कोल्ड स्टोरेज के, परिवहन के, प्रोसेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें बड़े गैप्स हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित देश जो भी है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 35 से 40% प्रोसेस हो जाता है। जहीं हमारे देश में जो हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम करने वाले देशों में से हैं, इस देश में हमारा प्रोसेस 5% से कम है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस 1 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चरल फंड का प्रावधान किया गया है, वो फंड सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग गैप्स जो थे हमारे उसमें लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके चलते गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, मार्केट लिंकेजेस, कोल्ड चेन, इन सारी चीज़ों में जहाँ भी गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और आइए अब कृषि दर्शन में नज़र डाल लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर और उसमें पशुधन में क्या है खास, किन बातों को ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर में। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार नियमित दें। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह शुरू करें। बरसीम की पहली काट से अधिक चारा लेने के लिए सरसों की चाइनीज कैबेज किस्म या जई मिलाकर बिजाई करें। बरसीम के साथ राई घास मिलाकर बिजाई करने से हरे चारे की पौष्टिकता व उपज में वृद्धि होती है। बरसीम फसल से अधिक उपज व लंबी अवधि तक हरा चारा प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्में BL10, BL22 व BL42 की बिजाई करें। बरसीम की बिजाई नए खेत में करनी हो तो बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर अधिक हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र की, और कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए इसको लेकर क्या कुछ जानकारी ट्विटर पर साझा की गई है, वो खास जानकारी आइए देखते हैं। आपको बता दें, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनको जानकारी मुहैया कराने के लिए कई पोर्टल और कई जो ऐप हैं वो लॉन्च किए गए हैं। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है।
तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप पत्र व्यवहार के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। हम इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का भी, लेकिन फ़िलहाल अब वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।